नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और आज हम उपस्थित हैं पूर्णिया के 22वीं विधानसभा में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो AIMIM से जुड़े हुए थे, पहले जिलाध्यक्ष थे पूर्णिया और युवा राजद के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं और अभी जो है प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर और जनसुराज की बातों से प्रभावित होकर अभी वो जनसुराज में शामिल हुए हैं। और मैं स्वागत है शाहनवाज जी आपका टेलीस्कोप न्यूज़ पे। धन्यवाद आपका। जनसुराज की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, क्या उद्देश्य है जनसुराज का? जनसुराज अभियान जो चल रहा है, प्रशांत किशोर जी जो पिछले 2 अक्टूबर से जो चंपारण से जो यात्रा शुरू की हैं, उनके तमाम स्पीच को हम सुन रहे थे और जो प्लानिंग है उनका कि बिहार को बेहतर बनाना है, बेहतर समृद्ध और रोज़गार मुहैया करना है तमाम बुद्धिजीवी लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, और जो लोग बिहार को बदलना चाहते हैं, जो लोग घुटन सा महसूस कर रहे थे पिछले बिहार में कि हम लोग कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, उससे आज़ाद होकर के एक नया बिहार की जो तलाश में जैसे लोग थे उन तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हम लोग भी इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। क्या सभी वर्गों के लोग जो है जुड़ रहे हैं इससे? बिल्कुल, यही एक पार्टी है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर बात कर रही है कि बिहार में जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हम इसको संगठन में भी जगह देंगे और इसको विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का भी मौका देंगे। टिकट भी उसी हिसाब से बांटना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इससे पहले तमाम पार्टियाँ पटना में बैठ करके तय करता है कि हमारे विधानसभा में कौन उम्मीदवार बनेगा, ये पटना वाला तय करता है, दिल्ली वाला तय करता है। यही एक पार्टी ऐसी है जो बता रहे हैं प्रशांत जी कि हम आपके 10,000 लोगों से सवाल करके, पूछ करके, जान करके यहाँ से हम अपना उम्मीदवार को चुनेंगे। पहले 5 उम्मीदवार का नाम चुनेंगे, उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर आप उसमें से एक को फाइनल करेंगे। जो जनता का उम्मीदवार होगा वो जनसुराज का उम्मीदवार होगा। ये सबसे अच्छी बात है कि जनता के द्वारा चुना जाएगा उम्मीदवार यहाँ पर। तो ये जनता के द्वारा उम्मीदवार चुना जाएगा जनसुराज में, तो कहने का मतलब है कि इस बार जो है चुनाव में जनसुराज जो है पूरा लड़ रही है यहाँ पे। यकीनन 243 सीट में वो लड़ेंगे। पूरे बिहार में 243 सीट है, उसमें वो तमाम जगह लड़ेंगे और किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। और जिसकी जितनी आबादी है, वो बार बार बोले हैं इस बात को कि मुसलमानों को जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा, यादव की जितनी आबादी है उसको दिया जाएगा। ये जो यहाँ पर कास्ट वाइज जो बिहार में राजनीति करा के, कोई कुशवाहा की पार्टी हो गई, कोई मांझी की पार्टी हो गई, कोई पासवान की पार्टी हो गई, ये लालू यादव माई समीकरण की पार्टी बता रहा है अपने आप को। हाँ, माय समीकरण से याद आया कि माय समीकरण की बात होती है तो यहाँ पे 22 जो है ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो इसमें जो है आप चूँकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो क्या ऐसा है कि अभी नए हैं तो जुड़ गए लेकिन अंततः जो है फिर राजद या कांग्रेस में ही चले जाना, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी जब राजद से तो हम यहाँ आए ही हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुसलमानों के से वोट लिया जाता है। सिर्फ अब तक जो देखा गया है कि तमाम वोट लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे 2015 का महागठबंधन का जो रिजल्ट आया था, उसमें आप देखेंगे वोट परसेंट 42% था, लेकिन 42% वोट के बाद 25 मंत्रालय जो मिला था वो इसको मिला था। 25% वोट आपके मेजॉरिटी का था और 16% वोट मुसलमान का था, लेकिन सिर्फ 4 मंत्रालय मिला था। वो भी ऐसा मंत्रालय मिलता है कि जैसे आपदा मंत्री, जिसका कोई काम नहीं है, मतलब कहीं कोई घटना हो जाएगा उसके बाद मुआवजा देना है। इस एरिया बाढ़ प्रभावित एरिया है सीमांचल, यहाँ पर कैसे इस बाढ़ से निजात हो, पानी को कैसे इसको आपदा घोषित किया गया कि आपदा का रूप लिया गया। इससे हम कोई फ़ायदा वाला कोई प्लान नहीं कर सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ काम करें कि यहाँ पर सैलाब नहीं आए। नदी को कैसे गहरा किया जाए, नदी के दोनों साइड बोल्डर पिचिंग किया जाए ताकि यहाँ पर सैलाब नहीं हो। तो इस तरह का कोई काम नहीं होता है। और ऐसा मंत्रालय दिया जाता है, जैसे अब्दुल जलील मस्तान हमारे यहाँ पर है, उसको दारू का मंत्री दिया है, आप सुने होंगे। उससे क्या होगा फला? तो यहाँ से सिर्फ मुसलमानों को भगा करके वोट लेता है और तमाम अच्छा मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्टर वही रहेंगे, डिप्टी CM वही रहेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर वही रहेंगे, तमाम मंत्रालय अपने ही मिलेंगे और जो एकदम लास्ट मंत्रालय वही हमें मुसलमानों को थमा दिया जाता है। यही कहा कि बीजेपी में का डर दिखा के वोट लेना है, जाओगे कहाँ। और हम प्रशांत किशोर जी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक पार्टी बिहार में, जो बिहार के नौजवान जो चाह रहे थे कि नहीं यहाँ पर एक अच्छा विकल्प मिले, हम लोग को कोई ना कोई विकल्प मिले ताकि हम लोग वहाँ जाएं। और तो हमको लगता है कि नहीं, एक बहुत बेहतर विकल्प है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये यकीनन हम लोग इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको कामयाब करेंगे और बिहार में 2025 में नहीं तो 30 में इसकी सरकार जरूर बनेगी।
और अब हम बात करेंगे जो हमारी आधी जनसंख्या है, आधी नहीं तो लगभग आधी जरूर है, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। तो महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रशांत किशोर का क्या रुख है, जनसुराज का क्या रुख है, और आगामी जो चुनाव है जिसमें कि आप कह रहे हैं कि आप पूरे ही 243 सीट पर लड़ रहे हैं, तो महिलाओं की क्या भागीदार रहेगी इसमें? सभाओं में हमेशा प्रशांत किशोर जी बोल चुके हैं कि हम 40 सीट करीब महिला को लड़ाएंगे और जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमको लड़ाना है। और तो अक्सर बोले हैं कि नहीं महिलाओं को भी टिकट देंगे, सबके वाइज बंदा हुआ कि किसको कितना टिकट देना है। ये क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो है वो बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित होंगे? यकीनन, चूँकि वो आज आप और हम सब जानते हैं कि वो अमेरिका में काम कर चुके हैं 10 साल यूनिसेफ के साथ। उसके बाद यहाँ पर बिहार में 8 मुख्यमंत्री बना चुके हैं और तमाम हिंदुस्तान के जो बड़े लीडर हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। वो तमाम और किस पार्टी की सरकार कहाँ बनानी है इसके लिए जब काम कर चुके हैं, अब वो अपनी पार्टी बनाए, तो यकीनन वो अच्छा होगा। और उनका प्लान है कि समृद्ध और विकसित और यहाँ पर तमाम फैक्ट्री हो ताकि यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिले, पलायन नहीं करना पड़े, यहाँ से लोग को बिहार से बाहर जाकर के रोजगार नहीं मांगना पड़े, नौकरी नहीं मांगना पड़े। हमारे यहाँ के बच्चे जाके कोटा में पढ़ते हैं, बच्चे बिहार के, टीचर भी बिहार के, और वो पढ़ाई करेंगे कोटा में। हर साल 20,000 करोड़ रुपया यहाँ से सिर्फ कोटा शहर में जाके खर्चा होता है। ये सुविधा अगर बिहार में हो, और ये तभी हो सकता है जब बिहार के बुद्धिजीवी लोग, बिहार के क्रीम लोग, जिसकी तलाश प्रशांत किशोर जी को है, जो वो चुन रहे हैं पूरे बिहार में, जो जनसुराज अभियान के माध्यम से वो घूम रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं कि ताकि अच्छे लोग राजनीति में आएँ। और ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे यकीनन बिहार में बदलाव होगा। और यहाँ के जब इसको मौका मिलेगा, यहाँ पर सरकार बनेगी, सरकार जब बनेगी तो यकीनन ऐसा ही काम होगा, क्योंकि यहाँ पर यही प्लान करके ही लोग आए हुए हैं। हम लोग तो मायूस हो चुके थे। आप देख रहे हैं कि बिहार में हर आदमी अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब बनाना चाहता है, कोई अपना बेटा को नेता नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि नेतागिरी का यहाँ पर टैग लग गया है कि आप अगर क्रिमिनल हैं, आप पर 376 का धारा है, आप अगर 307 आप पर धारा है तब आप नेता बन सकते हैं, आपका पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। इस तरह के लोग ही बिहार में राजनीति करते हैं। और आप सुने हैं कि 1250 या 1300 लोग परिवार ही बिहार में राजनीति करते हैं। वही नेता कल बीजेपी में हैं, वही नेता कल राजद में आते हैं, वही जदयू में आते हैं, तो नेता वही होता है। सरकार बदलती है, और बिहार में तो सरकार भी नहीं बदलती है बल्कि विपक्ष बदलता है। हमेशा नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हैं, जबकि एमएलए कम है, फिर भी सत्ता में वही रहेंगे। मतलब सरकार नहीं बदलती है, सिर्फ विपक्ष बदलता है कि विपक्ष में कौन रहना है। हाँ, ये वाकई जो है ये बात तो है, सरकार तो वही है, सिर्फ विपक्ष बदलता है। अभी आप बात कर रहे थे मजदूरों के पलायन की, मजदूर के रूप में काम करने के लिए लोग यहाँ से जाते हैं, तो क्या मैं मानूं कि पलायन जो है बिहारियों का मजदूर के रूप में दूसरे राज्यों में जाकर काम करना, ये एक चुनावी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल यही चुनावी मुद्दा है कि पलायन को रोका जाएगा, और पलायन को आराम से रोका जा सकता है। आपको मालूम होगा कि बिहार में ही पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का 90% मखाना बिहार में उपज होता है, और ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा रेट में बेचा जाता है। गुजरात के लोग आते हैं बिहार में, मखाना खरीदते हैं और उसको पैकिंग करके सिर्फ अमेरिका में बेचते हैं और एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा कमाते हैं। और हमारे यहाँ के मजदूर जाके गुजरात में काम करेगा। उसी तरह से मक्का की खेती हमारे इस सीमांचल में और इस एरिया में, बिहार के इस जोन में काफ़ी मक्का की खेती होती है। मक्का से मेज स्टार्च होता है, मेज स्टार्च और तमाम तरह का ऑयल वगैरह सब बनता है, और ये दवाई कंपनी में काम होता है, और तमाम बिस्किट वगैरह हम लोग को खरीदते हैं। अगर इस तरह की फैक्ट्री हो जाए, या इस तरह का कोई कानून बन जाए कि जिसकी जहाँ उपज होती है वहीं पर उसकी फैक्ट्री हो, सिर्फ एक कानून बनाने की जरूरत है। एक लोकसभा या विधानसभा में कानून बनाने की जरूरत है। प्रयास भी चल ये प्रयास करेंगे तभी कानून बनेगा। तो जब इस तरह के सोच के लोग आएंगे और इस तरह का प्रयास करेंगे, कानून बनाएंगे या पर्सनल विधेयक लाएंगे, और कि जहाँ जिसकी उपज होती है वहीं पर उसकी फैक्ट्री हो, तो उसके हिसाब से यहीं पर रोजगार होगा। नीयत सही होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, और जैसा कि आपने कहा कि उनकी दूरदर्शिता की वजह से, तो क्या आप मानते हैं कि बिहार जो है आने वाले 10 वर्षों में ये एक अग्रणी राज्यों की पंक्ति में जो है ये रहेगा बिहार? यकीनन आप देखेंगे कि 10 साल में नहीं तो 15 साल में तो जरूर होगा। 1990 से लेकर 2005 तक एक लालू पीरियड रहा, गुंडा राज जिसको कहते हैं कि बिहार का, आज भी कहा जाता है कि बिहार का गुंडा राज था। और नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर अब तक जो 20 साल चल रहे हैं, ये अफसरशाही का राज चल रहा है। वो गुंडा राज चल रहा था, ये अफसरशाही का राज चल रहा है। और जब प्रशांत किशोर जी की सरकार बनेगी तो वो जनता का राज होगा, जनस्वराज का राज होगा। यकीनन इस उम्मीद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और तमाम इंटेलेक्चुअल लोग। और अगर इसको नीयत सही नहीं होती तो ये पूरे बिहार में जो पैदल घूम रहे हैं,
पैदल घूम करके वहाँ के तमाम समस्या को जान रहे हैं और वहाँ से अच्छे लोगों को कलेक्ट कर रहे हैं और पूरे तरह से सर्वे करके हर जगह से टीम बना रहे हैं और अच्छे लोगों के जमा भी हो रहे हैं जिन लोगों को किसी न किसी पार्टी में मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल फैमिली बना लिया गया है। पूरे बिहार में 1200-1300 परिवार ही राजनीति करेगा। आप जैसे 22वीं विधानसभा में सिर्फ 2 परिवार है, पिछले 45 साल से यही 2 परिवार है, एक बार उधर बन जाता है, दूसरी बार दूसरा बन जाता है। इससे आज़ादी दिलाने के लिए हम लोग, इससे निजात दिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग बदजन हैं, परेशान हैं, आजिज़ हैं, तो यहाँ से निजात दिलाने के लिए हम लोग पिछले बार MIM के बैनर तले, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले हम लोग बहुत मेहनत किए थे, लोग तैयार भी हुए, लोग यहाँ जमा हुए। तो फिर यहाँ पर पार्टी के आलाकमान क्या किए कि उसी में से किसी एक नेता को, जिसके खिलाफ में लोग यहाँ जमा हुए थे, जो अभी प्रेजेंट विधायक है जनाब रुकनुद्दीन साहब, उसके खिलाफ में लोग यहाँ आए थे, लेकिन जमात नहीं बन गई, लोग आ गए और लास्ट मोमेंट में जाके टिकट उनको बेच दिया गया और फिर लास्ट में वो MLA बना। और फिर हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी उन MIM के 4 विधायक को खरीद के सीमांचल के मुसलमानों को गाली दिया है और धुतकारा है कि तुम लोग नेता बनाने के लायक नहीं हो, तुम नेता बनाओगे अगर तो तुम्हारे नेता को हम खरीद लेंगे। तो ये 4 मक्कार जो मक्कारी किया है वो सीमांचल के अवाम के साथ, उसको मक्कारी की सज़ा आने वाले 2025 में उसको भुगतना पड़ेगा कि सीमांचल में जो मुसलमानों ने तेजस्वी को नकार के, बीजेपी को नकार के, नीतीश को नकार के जो आप पर भरोसा किया था, जो अवैसी पर भरोसा किया था, आपको उसके साथ रहना चाहिए था, ताकि बिहार में जो पटना में जो सरकार बनी वो डरे, और बहुत डरा हुआ था और इसलिए डरने की वजह से यहाँ काम होता। जिस तरह से एक बात और आपको बता दें कि MIM यहाँ पर जो काम कर रही थी, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए धारा 371 के तहत संविधान में एक प्रावधान है कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जैसे नीतीश जी हमारे बिहार को स्पेशल दर्जा मांग रहे हैं। ये मांग पूरा हो सकता था अगर ये 4 विधायक इसी कंडीशन पर तेजस्वी यादव को समर्थन करता, राजद में आते कि हमको सीमांचल को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, तब हम आपको आएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि इनके 4 विधायक आने के बाद यहाँ पर 17 महीने की सरकार बनी, जिसमें तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि हम नौकरी दिए। अगर आप सीमांचल विकास आयोग बनाए होते बिहार में सीमांचल के लिए, जैसा कि आप इलेक्शन में वादा किए थे, आपको याद होगा, मतलब उनका पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए आप, तो वो सीमांचल विकास आयोग का वादा करके गए हैं सीमांचल में, लेकिन उसकी 17 महीने की सरकार बनी, कोई सीमांचल आयोग, विकास आयोग नहीं बना। तो सीमांचल वासियों को पता चल चुका है कि हम लोग तो राजद से परेशान थे ही, बीजेपी को हराने के लिए राजद को वोट कर रहे थे और राजद से मन उब गया था तो अवैसी की तरफ गए। अब लोग अवैसी से मन भाग गया है, एक नए विकल्प की तलाश में लोग हैं पूरे सीमांचल में। यकीनन पूरे सीमांचल की 24 के 24 सीट प्रशांत किशोर जी की झोली में जाएगा। इस बार हम लोग की मेहनत रहेगी और हम तमाम लोग की मेहनत रहेगी, यकीनन होगा ऐसा। तो ये आप जो इस यकीन के साथ कह सकते हैं, तो आखिर ये जनसुराज जो है और सब पार्टियों से कैसे अलग है और क्या विजन है इसका, जिस आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं हम ही आएंगे? जनसुराज पार्टी अभी बनी नहीं है, घोषित नहीं हुई जनसुराज पार्टी। ये 2 अक्टूबर को एक पार्टी घोषित होगा। ये अभियान पिछले 2 अक्टूबर से चल रहा है। हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां बनी हैं। प्रशांत किशोर जी अमेरिका में सेटल थे, बिहार में आकर के पूरे हिंदुस्तान में आके 8 CM बनाए, 8 पार्टी का मदद किए वो, और पॉलिटिकल राजनीतिक हैं ही, ये सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। पार्टी बनाना था इनको तो पार्टी बना के बंद कमरे में, AC कमरे में बैठ के भी रह सकते थे वो, लेकिन क्या जरूरत था उसको पूरे बिहार में पैदल यात्रा करने का? यकीनन कोई बहुत बड़ा प्लान है, दृढ़ संकल्प है कि हमको बिहार को बदलना है, बिहार का कर्ज मिटाना है। बिहार जो हमको पैदा किया, हमको इस लायक बनाया है, तो हमको यहाँ इस मिट्टी का कर्ज अदा करना है। इसलिए वो पूरे बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं। इससे बड़ी बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं किया, आज तक कोई ऐसा नहीं किया। ये पिछले 2 अक्टूबर से लगातार घूम रहे हैं और जनता के पास जा करके जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने नेता से सवाल कीजिए, आप जिस मुद्दे पर उससे वोट करते हैं उससे सवाल कीजिए। यकीनन हमारे यहाँ के लोग बिहार में सिर्फ जात के नाम पर वोट करते हैं, और जब तक बिहार के लोग जात के नाम पर वोट करना बंद कर देंगे, अपने बाल बच्चे के नाम पर वोट करेंगे, अपने पुल पुलिया के नाम पर, स्कूल के नाम पर, नौकरी के नाम पर वोट करेंगे, तब जाके यहाँ नेता काम करेगा। इसी बात को यहाँ के लोगों को बताने के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी गाँव-गाँव जाकर के
टोला टोला जाकर के अपना लोगों को जगा रहे हैं। और इस जगाने से ही क्लियर होता है कि ये आदमी जो है ये सिर्फ पार्टी बनाना नहीं है, सरकार बनाना नहीं है, पार्टी का नेता नहीं बनाना है। ये दल किसी एक आदमी का नहीं होगा, ये दल सभी का होगा, वो जो तमाम लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। तो इस प्रकार जो है आप मानते हैं कि ये अलग पार्टी है। और विजन के बारे में जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी बातें हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ शाहनवाज जी, जनसुराज के सदस्य हैं, बायसी से हैं, बायसी विधानसभा क्षेत्र से हैं। और ये हम जो है इन्हीं के कंपाउंड में बैठे हुए हैं। और भी तमाम तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बाकी खबरों को भी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ पे। धन्यवाद।